हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक हमारा है क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का 8वां चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। कहते हैं बहुत समय से ऐसा माना जाता था जो स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड्स होता है इनके बीच में एक बैलेंस होता है जिसे गुड हार्मर कहा जाता है, माना जाता था। ठीक, ऐसा मानना था ग्रीक हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम का। ठीक, इनका ये भी कहना था कि जो पर्सन होते हैं ब्लैक बाइल बिलोंग करते हैं हार्ट पर्सनालिटी को और इन्हें फीवर होता है। उसके बाद आया विलियम हार्वे, इन्होंने डिस्कवर किया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का और इन्होंने ये बताया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होती है ब्लैक बाइल पर्सन से ज़्यादा होती है। थर्मामीटर का यूज करके इन्होंने गुड हमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया। ठीक, बायोलॉजी क्या कहती है? माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम। ठीक, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। जो माइंड होता है इन्फ्लुएंस होता है न्यूरल सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को। ठीक, हेल्थ को कई तरह से अफेक्ट हो सकता है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर हमारे पेरेंट्स में कोई है तो उनके बच्चों में जा सकती है कोई डिजीज जो है, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया, लाइक कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से भी हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। या लाइफस्टाइल, कैसी हम लाइफ स्टाइल ऑब्टेन कर रहे हैं उससे भी हमारे हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि टर्म हेल्थ का मतलब होता है कि सिंपली ये नहीं होता कि अब्सेंस ऑफ डिजीज होना, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब ये होता है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, अगर कोई पर्सन हेल्दी रहेगा तो उसकी इफिशियंसी उसके काम में बढ़ेगी। ठीक, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी। और हेल्दी होने से इंसान की उम्र जो होती है लॉन्गिट्यूटी बढ़ती है, रिड्यूस होता है इन्फांट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होती है। ठीक है, कह रहा है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज से हम एक अच्छे हेल्थ को ऑब्टेन कर सकते हैं। योगा जो होता है बहुत समय से एक मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है अगर कोई हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वी हैव अ डिजीज, हमें कोई बीमारी है। डिजीज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो डिजीज जो होता है ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जैसे एड्स हो गया। और नॉन इन्फेक्शियस जैसे हो गया कैंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे पैथोजन जो डिजीज को कॉज करते हैं उन्हें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है। ये सिंपली होस्ट के फॉर्म में भी रह सकते हैं, आउटसाइड बॉडी सरफेस पे भी, या इनसाइड उसके अपने होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं और ये पैथोजन क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं मल्टीप्लिकेशन द्वारा। ठीक, और मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक, और इनका ये भी होता है कि अगर जो होस्ट हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है उसको ये पता होता है कि कैसे हमारे स्टमक के एसिडिक कंडीशन और लो पीएच के साथ वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दो रहा है पैरल डिजीज जो हमें पढ़ना है, टाइफाइड के बारे में, जो बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। ठीक, इसका सिम्टम्स क्या है? ये जनरली जो होता है कंटामिनेट फूड और वाटर की तरह से होता है, जिससे ये बैक्टीरिया जो माइग्रेट कर जाता है ब्लड में। ठीक है, सिम्टम्स है इसके हाई फीवर है, वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। ठीक है, अगर सीवियर कंडीशन हो जाता है, सीरियस कंडीशन होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है और डेथ भी हो सकती है। कह रहा है टाइफाइड फीवर को कंफर्म किया जाता है विडाल टेस्ट से, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, क्लासिकल केस पाया जाता है टाइफाइड मैरी मोलॉन जिसे कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है सी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर भी थी। ये प्रोफेशन से एक कुक थी और टाइफाइड कैरियर भी थी, जो ये खाना लोगों को देते थे, उससे ये टाइफाइड डिजीज को स्प्रेड करते थे। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है हमारा निमोनिया, जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। ठीक, इनमें क्या क्या होता है?
इन्फेक्ट होता है एल्वोलाई, ठीक, लंग का जो एल्वोलाई होता है इसमें म्यूकस का फिल हो जाता है, ठीक, जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं, फीवर होता है, चिल ठंडी लगेगी, कफ खांसी होगा और सर में दर्द, हेडेक। सीवियर केस में क्या होता है, लिप्स और फिंगर के नेल जो होते हैं ग्रे से ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। इन्फेक्शन जो होता है हमारा इनहेल कर लें अगर हम ड्रॉपलेट एरोसॉल इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। आगे कह रहा है डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन कोल्ड, कभी ना कभी सभी लोग इससे सफ़र हुए हैं। एक ग्रुप होता है राइनो वायरस का, ग्रुप ऑफ वायरस है, मोस्ट इन्फेक्शियस होता है, अफेक्ट करता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को। तो याद रखने वाली बात है कि लंग को नहीं अफेक्ट करता है राइनो वायरस जो है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, ठीक। इसके सिम्टम क्या है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्जेस, सोर थ्रोट, रशनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस आता है। यूजुअली जो कॉमन कोल्ड होता है 3 से 7 दिन के लिए होता है। इसका भी इन्फेक्शन जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट या डायरेक्ट इनहेलेशन से हो सकता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कुछ डिजीज जो होती है प्रोटोजोन से होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो दिया है इसमें हमें जो पढ़ना है मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो होता है टीनी प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसकी कई स्पीसीज पाई जाती हैं, वाइवेक्स मलेरी फैल्सीपेरम है, ठीक। कह रहा जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से पाया जाता है और ये मोस्ट सीरियस और फैटल भी होता है, ठीक। तो इसकी लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है, आगे दिया है लाइफ साइकिल का फिगर, यहाँ पे उसका डिटेल हम पढ़ेंगे। कह रहा है प्लाज्मोडियम जो इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एक स्पोरोजॉइट के फॉर्म में, जो उसका इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है ह्यूमन बॉडी में, इंजेक्ट करती है स्पोरोजॉइट को, ये इंटर करता है मल्टीप्लाई करते हुए लीवर सेल और फिर आरबीसी को अटैक करता है, जिससे आरबीसी रप्चर हो जाती है, रिलीज होता है टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे हीमोजाइन कहते हैं, और इसकी वजह से हमें फीवर आने शुरू हो जाते हैं 3 से 4 दिन के अल्टरनेट गैप पे, ठीक। कह रहा है जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसे मलेरिया पहले से है, तो अगर इसको बाइट करती है फीमेल मॉस्किटो, तो ये पैरासाइट जो होते हैं इंटर कर जाते हैं मॉस्किटो में, उनका फिर डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। जो पैरासाइट होते हैं स्पोरोजॉइट मल्टीप्लाई करते हैं इस विद इन इसके अंदर और भी सारे स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका स्टोरेज होता है सलाइवरी ग्लैंड में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के, ठीक। और इसके बाद अगर ये फिर किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो ऊपर फिर ये साइकिल चलता रहता है, ठीक। कहा जाता है इसके 2 होस्ट होते हैं, मलेरिया पैराजाइट होता है, इसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट एक ह्यूमन होता है, दूसरा मॉस्किटो होता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। फीमेल एनोफिलीज जो होती है एक वेक्टर या ट्रांसमिटिंग एजेंट का भी काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये साइकिल दिखा रहा है, आप लोग देख लीजिए कैसे इन्फेक्ट एवाइड कर रहा है। तो पैरासाइट ब्लड लीवर में आ जाता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लीवर सेल में, ब्रस्टिंग हो जाती है उसकी, पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोच का आरबीसी में, और फीवर और सिम्टम हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद और भी आरबीसी को इन्फेक्ट करती है, सेक्सुअल स्टेट दे रहा है, गैमेटोसाइट डेवलप होते हैं आरबीसी में, ठीक। फिर फीमेल मॉस्किटो अगर बाइट कर लेती है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है फिर मॉस्किटो में शुरू हो जाता है, और वो स्पोरोजॉइट का स्टोरेज सलाइवरी ग्लैंड में फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज में होता है, ठीक है। अगला है डिजीज हमें पढ़ना जो एक प्रोटोजोन से होता है, अमीबिक डिसेंट्री जिसे कहते हैं, अमीबियोसिस कहते हैं। इन्फेक्ट होता है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, और ये होता है प्रोटोजोन की वजह से, किसके, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, ठीक है। इसके सिम्टम क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स है, स्टूल है, एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट आने लगते हैं। हाउस फ्लाई जो होती है एक मैकेनिकल कैरियर का काम करती है और ट्रांसमिट भी करती है पैरासाइट को फीसेस से इन्फेक्टेड पर्सन के खाने और पानी में, फूड प्रोडक्ट हो गए, कंटेमिनेट कर देती है। ड्रिंकिंग वाटर और फूड कंटेमिनेट जो किए जाते हैं फीकल मैटर से मेन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन का, ठीक। अगला आता है एस्कैरियासिस के बारे में पढ़ना। एस्कैरिस जो एक राउंड वर्म है, और वुचेरिया जो फाइलेरियल वर्म है, एक हेलमिंथीज है ये,
एस्केरिस काज करता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट एस्केरियासिस है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन है, फीवर होगा, एनीमिया है, ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैकेज का। ठीक, इसका भी इन्फेक्शन वैसे होता है अगर फीसेस से जो इसके एग होते हैं एस्केरिस के कंटेमिनेट कर देते हैं सॉइल वाटर प्लांट को, जो फिर वाटर वेजिटेबल और फ्रूट से हमारे पास आ जाते हैं। अगला पढ़ना है हमें फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस जिसे कहते हैं, वुचेरिया फाइलेरियल वॉर्म जिसे कहते हैं। इसकी दो स्पीसीज है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई से एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, वो स्लोली डेवलप होता है, बहुत साल इसमें लगते हैं। जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है ह्यूमन में लोअर लिम्ब का, इसको अफेक्ट करती है ये। जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, जिससे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाता है। पैथोजन होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है उसके इन्फेक्शन से अगर वो किसी और को बाइट कर लेती है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। रिंगवॉर्म के बारे में पढ़ना है हमें। रिंगवॉर्म ये होता है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन की वजह से एक फंगस है ये। ठीक, मैन में काफ़ी कॉमन है, खुजली के नाम से जाना जाता है। ड्राई स्केली लेशन बॉडी के पार्ट पे पाए जाते हैं। मेन सिम्टम है इसके डिजीज़ के स्कैल्प वगैरह पे चित्ते चित्ते रेडनेस आ जाती है बॉडी पे। ठीक, और इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। हीट और मॉइस्चर से ये फंगस और ग्रो करता है। ठीक है, और ये फैल जाता है। रिंगवॉर्म जनरली इसे सॉइल या टॉवेल क्लॉथ इवन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का अगर यूज करते हैं तो वहाँ से फैल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है इन्फेक्टियस एजेंट जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं फूड और वाटर से, जैसे टाइफाइड, एमीबियासिस और एस्केरिस हो गया। एयरबॉर्न डिजीज में जैसे निमोनिया और कॉमन कोल्ड आ गए। ठीक है, और जो इंसेक्ट वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं मलेरिया और फाइलेरियासिस आ गए। कह रहे हैं इन सबको बचाने के लिए जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हो, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर अराउंड रेसिडेंशियल एरिया, रेगुलर उनकी क्लीनिंग करनी चाहिए। मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए हमें। फिश जैसे गम्बूसिया हो गया, इसको पॉन्ड में डालना चाहिए, फीड करती है मॉस्किटो लार्वा को। और स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड को खुले गड्ढे वगैरह में, जिससे वहाँ पे ये लार्वा मॉस्किटो के ग्रो ना कर पाए। ठीक है, प्रिकॉशन ऐसे हमें यूज़ करने चाहिए। कह रहा है जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है जैसे डेंगू और चिकनगुनिया, बहुत इंडिया के कई सारे शहरों में ये बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है इससे। एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है जिसका वेक्टर है ये। ठीक, कह रहा एडवांसमेंट आई है जब से बायोलॉजी में, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया तो हमने स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज़ को कम्प्लीटली इंडिया से छुटकारा मिल गया है हमें। बहुत सारी और भी जैसे बीमारियां, पोलियो हो गया, डिप्थेरिया, निमोनिया और टिटनेस पे कंट्रोल बहुत पाया गया है। तो अगला पॉइंट हमारा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारी बॉडी फाइट करती है जो फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनसे फाइट करती है और हमें सेव करती है, डिजीज से बचाती है। इसे कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी जो होती है मेनली दो तरह की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी में क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है, प्रेजेंट होती है द टाइम ऑफ बर्थ से ही, और प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप के बैरियर जो फॉरेन एजेंट को एंट्री को प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इस बैरियर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें 4 तरह के बैरियर दिए गए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में क्या होता है? स्किन हो गया, म्यूकस कोटिंग हो गई, हमारे रेस्पिरेटरी, जीआईटी और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में ये ट्रैप करते हैं माइक्रो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारी बॉडी में इंटर होने से रोकते हैं। स्किन जो है एक मेन बैरियर का काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को रोकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे स्टमक में एसिड हो गया, माउथ में स्लाइवा हो गया और टीयर हो गया, आँखों में आंसू जो होते हैं, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को सारे प्रिवेंट करते हैं। तीसरा आता है सेलुलर बैरियर। इसमें क्या दिया है? सर्टेन टाइप के WBC जो हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रोफिल्स के नाम से जाना जाता है, मोनोसाइट्स हो गई, नेचुरल किलर हो गई। ठीक है, ये ब्लड में मैक्रोफेज एंड टिश्यू जो होता है फैगोसाइट और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को।
चौथा जो है साइटोकाइनिन बैरियर है। कह रहा है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है सिक्रीट करती है प्रोटीन को, जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन, जो प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, आगे हमारा दूसरा जो है इम्यूनिटी में दूसरा पार्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है और ये बेस्ड होती है मेमोरी पे, कि अगर कोई पैथोजन अटैक करता है तो अगर पहली बार में अटैक है कितनी इंटेंसिटी शो कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे अगर वो पैथोजन फिर से अटैक करता है तो बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर देती है पहले की मेमोरी से कि हाँ ये पहले अटैक जो हो चुका है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया था, उस बेसिस पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक, तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है हमारी बॉडी में तो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और इसकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत स्लो होती है। ठीक, अगर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन अटैक कर रहा है तो इसका जो रिस्पॉन्स होता हाईली इंटेंसिफाई होता है या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इसे कहते हैं। ठीक, कह रहा प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है हमारी बॉडी में कैरी किया जाता है दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट से जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन जो पैथोजन से फाइट कर सकता है। इन प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट या टी सेल जो होता है ये सिक्रीट तो नहीं करता है एंटीबॉडी, अकेले नहीं करता है, लेकिन बी सेल की हेल्प से प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को। ठीक, अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है, शो कर रहा है, जैसा कि ये फिगर में देख लिया, जो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल शो कर रहा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट शो कर रहा है, लाइट चेन और हैवी चेन कर रहा है, शो करता है, इनके बीच बॉन्डिंग पाई जाती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो एंटीबॉडी होता है 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, 2 स्मॉल 2 होते हैं, उन्हें लाइट चेन कहा जाता है, और जो लॉन्गर वाले होते हैं उन्हें हैवी चेन कहा जाता है, इन्हें H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG, इस तरह के। ठीक है, कह रहा है बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये एंटीबॉडी जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और जो इनका रिस्पॉन्स होता है इन्हें ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और सेकेंड जो होता है सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट से मीडिएट होता है। ठीक, टी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का यूज़ किया जाता है टिश्यू मैचिंग, और जब ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट किया जाता है ऑर्गन में तो वहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है जब कोई होस्ट एक्सपोज होता है एंटीजन से, व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes or the protein antibodies। ठीक है, तो क्या होता है लिविंग डेड माइक्रोब या प्रोटीन या एंटीबॉडी जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं इन द होस्ट बॉडी। इस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है स्लो होती है और फुल इफेक्टिवनेस शो करने के लिए इसे टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, कह रहा है जब रेडीमेड एंटीबॉडी या डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, जब रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली दिया जाता है फॉरेन एजेंट से बचने के लिए तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोलेस्ट्रम होगा जो न्यू बॉर्न बेबी को मदर के मिल्क के थ्रू मिलता है, इसमें एंटीबॉडी जो होता है IgA होता है। ठीक, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में कह रहा है। अगला पॉइंट, वैक्सीनेशन में क्या होता है, एक प्रिपरेशन बनाया जाता है एंटीजेनिक प्रोटीन का, पैथोजन जो होता है उसकी एंटीजेनिक प्रोटीन का प्रिपरेशन तैयार किया जाता है, या इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन ही होता है। ठीक है, वैक्सीन में, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं
जो होस्ट है उसकी बॉडी में। तो इससे क्या होता है, ये पैथोजन के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है और इन्फेक्शन होने से बच जाता है। ठीक है, कह रहा है वैक्सीन जो होते हैं आल्सो जनरेट मेमोरी बी और टी लिम्फोसाइट दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। या एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी होती है, इसमें रिकॉग्नाइज कर लेती है बॉडी। ठीक, कह रहा है इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। अगर कोई पर्सन है इन्फेक्ट कर रहा है किसी डेडली माइक्रोब है, इसके लिए जल्दी से जल्दी उसे इम्यून रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि टेटनस का केस हो गया, तो उसे डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है परफॉर्म एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में। या स्नैक बाइट का केस ही हो गया जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को, जो परफॉर्म एंटीबॉडी होता है अगेंस्ट स्नैक वेनम के। और इस टाइप की इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है एलर्जी। कह रहा है हम सडनली जब किसी नए जगह पे जाते हैं तो छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, या हमारी नाक बहने लगती है ऐसे। ठीक, तो इसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी जो होता है मेनली एलर्जेंस जिसे कहते हैं एलर्जी, जैसे माइट इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंडर, इस तरह की होती है। सिम्टम्स इसके वही मैंने जैसे बताया कि स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। ठीक, एलर्जी ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ ए केमिकल हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। जो मास्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, उनसे हिस्टामिन और सीरोटोनिन का रिलीज होता है, इस वजह से एलर्जी होती है। और अगर हम इससे छुटकारा चाहिए होता है तो इंजेक्शन का वेरी स्मॉल डोज दिया जाता है इंजेक्शन का, जिसमें पॉसिबल एलर्जेंस के बारे में रिएक्शन होता है। ठीक, तो कुछ ड्रग्स यूज किए जाते हैं, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉयड जो होता है, क्विक रिलीफ मिलता है हमें एलर्जी से। कह रहा है कारण क्या है एलर्जी का? जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है जिससे इम्यूनिटी दिन ब दिन वीक होती जा रही है और मोर सेंसिटिव होते जा रहे हैं लोग एलर्जेन से। ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रन इस समय मेट्रो सिटी में रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं अस्थमा से, क्योंकि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है, और छोटी उम्र में उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ऑटो इम्यूनिटी। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ये हायर वेट एबिलिटी होती है डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल से होता है। ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन से बॉडी अटैक करती है खुद के सेल पे। ठीक है, इससे क्या होता है, बॉडी का डैमेज खुद होने लगता है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज का। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी कह रहा है ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। ठीक, इम्यून सिस्टम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एलर्जी क्रिएशन, ऑटो इम्यून डिजीज और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट हमारा है लिम्फॉइड ऑर्गन में। कह रहा है ये ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे मैचुरेशन और ओरिजिन और पॉलिफरेशन लिम्फोसाइट का होता है। ठीक, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं उसमें बोन मैरो और थाइमस आता है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार बने हैं, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या है, बोन मैरो और थाइमस। आगे चलते हैं, जहाँ पे इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। और आफ्टर मैचुरेशन क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होता है माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, पियर्स पैसेज हैं, पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है थाइमस जो है एक लोब ऑर्गन है जो हार्ट के पास पाया जाता है विनीथ द ब्रेस्ट स्टोन। ठीक है, थाइमस जो होता है द क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ।
but keep reducing in size with the age. By the time puberty is attained, it reduces to very small size. कह रहा है बर्थ के टाइम जो थाइमस होता है बहुत ही बड़े साइज में होता है, और जैसे जैसे पवर्टी आती है इसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है। बोन मैरो और थाइमस जो होता है प्रोवाइड करता है माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है। कह रहा है द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, इट मेनली कंटेन lymphocyte and phagocytes. It act as a filter of blood by trapping blood-borne microorganism. जो स्प्लीन होता है एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है और ये कंटेन करता है लिम्फोसाइट और फैगोसाइट को, ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है, और ये रिजर्वायर होता है एरिथ्रोसाइट का, या इसे स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट या आरबीसी भी कहा जाता है। कह रहा लिम्फ नोड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है। लिम्फ नोड जो होते हैं ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और कुछ एंटीजन को। ठीक है। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर आर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट। जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं हमारे मेजर ट्रैक्ट जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं। इनको कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो हमारे लिम्फोइड टिश्यू का 50% कवर करता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। आगे चलते हैं, एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक। डिफिशियंसी होती है इम्यून सिस्टम की जो एक्वायर्ड की जाती है लाइफ टाइम के दौरान किसी इंडिविजुअल द्वारा। ये कोई कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, ये सिंड्रोम एक मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है। एड्स को सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया था, और कह रहा लास्ट 25 ईयर में देखा जाए तो मोर देन 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक। एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एक ग्रुप होता है वायरस का जिसे रेट्रो वायरस कहते हैं। इन्वेलप इनक्लोज करता है RNA जीनोम में। जो इन्फेक्शन फैलता है, ट्रांसमिशन होता है HIV इन्फेक्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन या ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर जो होते हैं। ठीक। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये फिगर शो कर रहा है कैसे रेट्रो वायरस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल पार्टनर से भी फैल सकता है। ठीक है। कह रहा है HIV एड्स नॉट स्प्रेड बाय मेरी टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। स्प्रेड होता है सिर्फ बॉडी फ्लूइड से। ठीक। आगे चलते हैं। कह रहा है जो टाइम लैग होता है इन्फेक्शन और अफेयरेंस ऑफ एड के सिम्टम्स का कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक होता है। यूजुअली 5 से 10 साल भी लग जाते हैं सिम्टम्स को और डिजीज शो होने में। यह फिगर शो कर रहा है कैसे एक रेट्रोवायरस जो HIV वायरस है इंटर करता है ह्यूमन एनिमल सेल में। ठीक। वायरल DNA प्रोड्यूस करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा वायरल RNA। ठीक। वायरल DNA होस्ट जीनोम में जाता है, नए वायरल RNA का फॉर्मेशन होता है इन्फेक्टेड सेल के द्वारा, और ये वायरस और सारे वायरस को प्रोडक्शन करती है, और धीरे धीरे हेल्थ जो होता है इंडिविजुअल का डाउन होने लगता है। इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल दिया। कह रहा है आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन वायरस इंटर इनटू मैक्रोफेज वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल RNA। इंटर करता है मैक्रोफेज में जहाँ पे जो RNA जीनोम होता है वायरस का वायरल RNA का फॉर्मेशन करता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा, और जो वायरल DNA होता है
इन्फेक्ट करता है और सेल को और नए वायरस पार्टिकल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कह रहा है जब HIV साइमल्टेनियसली इंटर इनटू टी लिम्फोसाइट रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जब ये अटैक करता है तो अपने वायरस पार्टिकल को प्रोड्यूस करता है, अटैक करती हैं बाकी, और ये वायरस बन के बाकी के टी लिम्फोसाइट पे अटैक करती हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसका नंबर टी लिम्फोसाइट का डिक्रीज करता है, जो पर्सन होता है इन्फेक्टेड होता जाता है, बहुत सारी डिजीज से सफ़र करने लगता है, जैसे फीवर हो गया, डायरिया, वेट लॉस। ठीक, और टी लिम्फोसाइट और कम होने से इन्फेक्शन भी होने लगता है, बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गए, वायरस, फंगस या पैरासाइट, टैक्सोप्लाज्मा का भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, कह रहा है एड्स का जो टेस्ट किया जाता है एलिजा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे। ट्रीटमेंट जो है एड्स का एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो होते हैं बहुत पार्शली इफेक्टिव होते हैं। तभी तक इसकी दवा नहीं बनी है। ठीक, तो प्रिवेंशन ही इसका एकमात्र उपाय है। आगे चलते हैं, प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा। कह रहा नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक, इसमें खुद आपको प्रिकॉशन यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है WHO हो गए, ये लोगों को जागरूक करते हैं, किया जाता है अक्सर कि सेफ रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कैंसर, मोस्ट ड्रीडेड डिजीज है ह्यूमन बीइंग में, मेजर काज डेथ, जो मेजर काज है डेथ का ऑल ओवर द ग्लोब में कैंसर की वजह से हुआ है अब तक। ठीक, और लाखों इंडियंस सफ़र कर रहे हैं आज भी कैंसर से। ठीक है, कह रहे द मैकेनिज्म ऑफ अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology। ठीक है, कह रहा है हमारा सेल में जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है हाईली कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, बट कैंसर सेल में क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन या रेगुलरिटी जो होती है इसको तोड़ दिया जाता है। इसको कहते हैं नॉर्मल सेल जो होती है शो करती है प्रॉपर्टी को कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब ये होता है कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और इस कैंसर सेल में यही होता है, सेल जो होती है दूसरे सेल को अफेक्ट करती है और उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होता है। ठीक है, जिससे एक मास ऑफ सेल बनता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ट्यूमर जो होता है दो तरह का होता है, एक बिनाइग्न होता है और एक दूसरा मैलिग्नेंट होता है। बिनाइग्न में क्या होता है, ये कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट। बिनाइग्न में क्या होता है, बिगनिंग या कह दिया जाए इसको तो ये बस जहाँ पे होगा ट्यूमर बस वहीं पे रहता है, स्प्रेड नहीं करता, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे होता है। बस मैलिग्नेंट में क्या होता है, सेल का पॉलिफरेशन होने लगता है जिससे नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल कहते हैं, और ये बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है, स्प्रेड होता है, अपने अगल बगल के सेलों को फैगोसिटिक करता है, फैगोसाइट या खा लेता है और बहुत तेज़ी से अदर पार्ट में फैलता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं मेटास्टेसिस, जो बहुत ही कहा जाता है मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। काज है कैंसर का, कह रहा कारण क्या है कैंसर का, फिजियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, इन्हें कार्सिनोजेन कहते हैं, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे की वजह से, गामा रे हो गया, या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रे की वजह से DNA डैमेज हो जाता है और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो केमिकल कार्सिनोजेन होते हैं टेबाको, जिसमें केमिकल निकोटीन पाया जाता है, मेजर काज है लंग कैंसर का। ठीक है, कैंसर काजिंग वायरस जो होते हैं इन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं, और जो जीन होता है इनका वायरल ऑन्कोजेंस कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे जीनों को खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है, सेलुलर ऑन्कोजोन या प्रोटो ऑन्कोजोन भी आइडेंटिफाई किया गया है। कह रहा है डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे होती है, बायोप्सी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो गया, रेडियोग्राफी में एक्सरे का यूज़ किया जाता है, सीटी
कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे कहते हैं, और एमआरआई का भी यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई और सीटी का यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने में इंटरनल ऑर्गन में अगर कैंसर है तो इसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। और कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं जिससे 3D इमेज मिलता है हमें इंटरनल ऑर्गन का। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज अगर टिश्यू में है तो वो एमआरआई से पता चलता है। कह रहा एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। एंटीबॉडी का भी यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट की बात कर रही है। ट्रीटमेंट जो इसका होता है, सर्जरी भी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी, ड्रग भी का भी यूज़ किया जाता है जो किल करते हैं कैंसरियस सेल होती हैं उनको। ठीक है, कह रहा मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग होते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हेयर लॉस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाती है। मोस्ट कैंसर जो होते हैं ट्रीट किए जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा। ठीक, कह रहा ट्यूमर सेल हैव बीन शो टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ठीक, इसलिए पेशेंट को जो एक बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर दिया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन जिसे कहते हैं, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, जो उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन एक बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर है। तो अगला पॉइंट हमारा है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे हम ड्रग्स में कॉमनली आते हैं ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलाइड्स। कह रहे मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो होता है फ्लोरिंग प्लांट से यूज़ किया जाता है, कुछ ड्रग जो होते हैं फंगस से भी मिलते हैं। पहला ड्रग है इसमें ओपियाइड्स। ओपियाइड ड्रग होता है बाइंड करता है, रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे सीएनएस और जीआईटी में। हीरोइन कॉमनली जिसे स्मैक कहा जाता है, केमिकली ये डाइस्टेल मॉर्फिन होता है। बिटर क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस होता है कंपाउंड, ऑब्टेन किया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के। एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट जिसे कहा जाता है, पैपावर सेमनीफोरम से। जनरली इसे लिया जाता है स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू। हीरोइन जो होता है डिप्रेसेंट होता है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। अगला पॉइंट हमारा कैनबिस ग्रुप ऑफ केमिकल होता है, इंटरेक्ट करता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, मेनली ब्रेन में पाए जाते हैं। कैनाबिनॉइड जो होता है ऑब्टेन किया जाता है फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटिवस से, सटिवा जिसे कहा जाता है। कह रहा फ्लावर टॉप लीव्स रेजिन ऑफ प्लांट्स या वेरियस कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस किया जाता है मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। कह रहा जनरली इसे लिया जाता है कैनाबिनॉइड को इनहेलेशन या ओरल डायरेक्टली। ठीक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है कैनाबिनॉइड का, देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये लीव शो कर रहा है कैनाबिस सटिवस, सटाइवा। अगला पॉइंट जो हमारा कोकीन या कोका एल्कोलाइड से पढ़ेंगे। ये कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, नेटिव जो है साउथ अमेरिका का है। इंटरफियर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के साथ। कॉमनली इसे कोक या क्रैक कहते हैं, यूजुअली इन्हें स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है। पोटेंट एक्शन होता है इसका सीएनएस पे, प्रोड्यूस करता है यूफोरिया या एनर्जी फील होती है हमें। ठीक है, अगर एक्सेसिव यूज किया जाता है तो हॉलुसिनेशन भी काज करता है, और भी हॉलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ प्लांट दिया गया, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, जैसा ये फ्लावर ऑफ धतूरा शो कर रहा है। और आजकल ये स्पोर्ट पर्सन के भी बहुत चलन में यूज है। कह रहा ड्रग जैसे कि बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजेपिन्स और कुछ ऐसे सिमिलर ड्रग का यूज़ किया जाता है मेडिसिन में। मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन और इंसोम्निया में भी यूज होता है ये। मॉर्फिन जो होता है एक इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, कह रहे व्हेन दीज आर टेकन फॉर ए पर्पस अदर देन मेडिसिनल और इन अमाउंट फ्रिक्वेंसी दैट इम्पेयर वंस। अगर ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अलावा भी यूज किया जाए तो ये अफेक्ट करता है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को। ठीक, आगे चलते हैं।
कह रहा है जो टोबैको स्मोकिंग या च्यूजिंग जो है बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। ठीक, इसमें जो केमिकल पाया जाता है निकोटीन स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल ग्लैंड को, जहाँ से रिलीज होता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जो इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को। ठीक है, कह रहा है स्मोकिंग अगर हम एसोसिएटेड जो होता है मेन कारण होता है लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर। स्मोकिंग से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, टोबैको च्यूजिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। और जो च्यूजिंग होती है, च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग चबाते हैं लोग जो तंबाकू, इससे ओरल कैविटी के कैंसर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंटेंट होता है इंक्रीज करता है ब्लड में, और कंसंट्रेशन जो होता है हिम बाउंड ऑक्सीजन का डिक्रीज कर जाता है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है एडोलेसेंस और ड्रग के बारे में बता रहा है। एडोलेसेंस मतलब पीरियड एक प्रोसेस होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। ठीक है, 12 से 18 ईयर का जो एज होता है बहुत ही क्रूशियल एज होता है। इसमें बहुत सारे चेंज आते हैं, बायोलॉजिकल और बिहेवियर भी चेंज होता है इसमें। ठीक, इस एज में बता रहा है कि एडवेंचरस, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन का ख्याल आता है यंगस्टर जो होते हैं आजकल के, और अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिले तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन अगर गलत संगत लग जाती है तो बहुत बुरा, या ड्रग्स या अल्कोहल के भी आदी हो जाते हैं लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी वही सब बता रहे, इसमें कुछ खास नहीं पॉइंट है। एडिक्शन और डिपेंडेंस के बारे में बता रहा है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू अ सर्टेन इफेक्ट सच एज ए यूफोरिया एंड a temporary feeling of well-being associated with the drug and alcohol के साथ भी हो सकता है। ठीक, टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज। अगर हम रिपीटेड यूज किया जाता है ड्रग का तो जो टॉलरेंस लेवल होती है बॉडी की, रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, अगर ड्रग्स वगैरह का जो यूज करते हैं उन लोग में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते तो उनमें एंजाइटी, सिकनेस, नॉसिया, स्वेटिंग ऐसे कैरेक्टर या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज का क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट होता है रेकलेस बिहेवियर, उनके बर्ताव में बहुत चेंज आते हैं, वेंडलिज्म, गुस्सा, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, ये सब करने लगते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छी सलाह देनी चाहिए, अच्छी बातें बताना चाहिए, और उन्हें अपने कैरियर लाइफ गोल के बारे में बातें बताएं। फैमिली, फ्रेंड जो भी हैं, इन लोगों को हेल्प करनी चाहिए। आगे कह रहा है जो ड्रग इंटरवेनसली या आईवी के थ्रू इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज जैसे एड्स और हेपेटाइटिस होने के। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज करता है नर्वस सिस्टम और लीवर को, इसी को कहते हैं सिरोसिस। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं नीट के AIPMT एग्जाम में। ठीक, कह रहा है अनदर जो यूज हो रहा है आजकल स्पोर्ट पर्सन में नारकोटिक एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉयड, डायूरेटिक्स का लोग यूज कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस या मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एथलीट, इसका साइड इफेक्ट जो होता है फीमेल में मस्कुलाइजेशन हो जाता है, मेल लाइक कैरेक्टर आने लगते हैं, एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाता है, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सारे साइड इफेक्ट हैं। और मेल में क्या होता है एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टिकल, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, potential of kidney and liver disinfection, breast enlargement, premature baldness, enlargement of prostate gland, ये सारे साइड इफेक्ट आ जाते हैं।
प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में कह रहा है। बस कुछ पॉइंट दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कुछ खास पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते, पॉइंट पूछ लेता है कभी कभी। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, लुकिंग फॉर अ डेंजर साइन, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।